हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOS 185 यानी दृश्य के माध्यम से समाज। अगर आप भी इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से असाइनमेंट, गेस्ट पेपर और PYQs को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हमारी क्लास की सारी अपडेट आपको मिलती हैं और साथ ही साथ सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रॉबर्ट फ्लैटी द्वारा निर्मित दो फिल्मों के नाम बताइए। इन फिल्मों में अनूठा क्या है, चर्चा कीजिए। रॉबर्ट फ्लैटी को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का जनक माना जाता है। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिनमें वास्तविक जीवन और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया गया। उनकी फिल्मों में प्राकृतिक जीवन, संस्कृति और मानव संघर्ष को बहुत सादगी और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया। फ्लर्टी की फ्लेटी की फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने वास्तविक लोगों और उनके जीवन को कैमरे में कैद किया, जिससे दर्शकों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों की जीवन शैली समझने का मौका मिला। यानी जो रॉबर्ट फ्लैटी है, इनको डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का जनक माना जाता है और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और उन्होंने प्राकृतिक जीवन, संस्कृति और साथ ही साथ मानव संघर्ष को बहुत सादगी और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया अपनी फिल्मों के माध्यम से, ताकि लोग वास्तविकता से जुड़े रहे और दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, उसको समझने का भी उन्हें मौका मिला। तो जानते हैं रॉबर्ट फ्लेटी की कौन कौन सी ऐसी फिल्में रही हैं। तो पहली जो फिल्म है वो है नानुक ऑफ द नॉर्थ। नानुक ऑफ द नॉर्थ 1922। नानुक ऑफ द नॉर्थ रॉबर्ट फ्लेटी की सबसे प्रसिद्ध फिल्म है। यह फिल्म 1922 में रिलीज हुई थी और इसे दुनिया की पहली सफल फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में से एक माना जाता है। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो यह फिल्म आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले इन्यूइट परिवार के जीवन पर आधारित है। फिल्म में नानुक नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि वे लोग बर्फीले इलाके में कैसे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कठोर मौसम में अपना जीवन वो किस प्रकार से बिताते हैं। तो नानुक ऑफ द नॉर्थ में जो कहानी थी फिल्म की, वो थी आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ऊपर। आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, एक परिवार था, इन्यूइट करके एक परिवार था। इसके आधार पर इसी इनके जीवन के आधार पर थी नानुक ऑफ द नॉर्थ, क्योंकि इसमें एक नानुक नाम का व्यक्ति था और उनके परिवार की रोजमर्रा की इसमें जिंदगी को दिखाया गया कि वो लोग किस तरीके से बर्फीले इलाकों में रहते हैं, किस प्रकार से वो शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कठोर मौसम में किस तरीके से वो अपना जीवन को बिताते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की अनूठी विशेषताओं के बारे में कि इस फिल्म की कौन कौन सी ऐसी अनूठी विशेषताएं रही हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि यह फिल्म पूरी तरह वास्तविक जीवन पर आधारित है। दूसरी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें पेशेवर अभिनेता नहीं थे, बल्कि असली स्थानीय लोग ही अभिनय कर रहे थे। तीसरी विशेषता है कि फिल्म में प्राकृतिक वातावरण और कठिन जीवन परिस्थिति को सच्चाई के साथ दिखाया गया। चौथी विशेषता है कि यह फिल्म दर्शकों को आर्कटिक क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली से भी परिचित कराती है। तो ये थी हमारी इस फिल्म की कुछ अनूठी विशेषताएं और इसी कारण ये फिल्म जो थी डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जानते हैं अब कौन सी और कौन कौन सी फिल्में रही हैं रॉबर्ट फ्लर्टी की। जो दूसरी फिल्म है वो है मैन ऑफ एरन। मैन ऑफ एरन ये भी एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म है फ्लर्टी की, ठीक है। और यह 1934 में बनी थी और आयरलैंड के एरन द्वीपों में रहने वाले लोगों के जीवन पर आधारित है। यानी मैन ऑफ आयरन जो बनी थी ये 1934 में बनी थी। ये भी एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी रॉबर्ट की। और
इसमें इन्होंने क्या दिखाया था, जो आयरलैंड के जो एरन द्वीप में जो लोग रहते हैं, उनकी जीवन शैली किस प्रकार से होती है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम इसके फ़िल्म की कहानी की बात करें, तो इस फ़िल्म में एरन द्वीप के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन को दिखाया गया है। यहाँ के लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और अपनी रोज़ी-रोटी के लिए मछली पकड़ने तथा खेती पे निर्भर रहते हैं। फ़िल्म में समुद्र की बड़ी-बड़ी लहरों से लड़ते हुए मछुआरों और उनके जीवन और उनके कठिन जीवन को भी दर्शाया गया है। यानी अगर हम इस फ़िल्म की कहानी की बात करें, तो एरन द्वीप में जितने भी संघर्षपूर्ण जो एरन द्वीप में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन है, उसको दिखाया गया है इस फ़िल्म के माध्यम से। और समुद्र के किनारे ये लोग रहते हैं और अपनी रोज़ी-रोटी किस तरीके से ये लोग चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं, किस तरीके से खेती-बाड़ी करते हैं, ये सब इस फ़िल्म के माध्यम से समझाया गया है और दिखाया गया है कि मछुआरों का जो जीवन है, वो किस तरीके से एक कठिनपूर्ण जीवन है, किस प्रकार से वो संघर्षपूर्ण जीवन का वो अ, देख रहे हैं, ठीक है? अगर हम इस फ़िल्म की अनूठी विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता है कि फ़िल्म में प्राकृतिक और मनुष्य के संघर्ष को बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। दूसरी विशेषता, इसमें भी असली स्थानीय लोगों लोगों ने ही अभिनय किया है। तीसरी विशेषता, समुद्र, तूफान और कठिन परिस्थितियों के वास्तविक दृश्य फ़िल्म की सबसे बड़ी खासियत है। और चौथी विशेषता कि यह फ़िल्म मानव साहस और मेहनत को भी दर्शाती है। यानी इस फ़िल्म में भी रॉबर्ट ने प्राकृतिक और मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावशाली से दिखाया है। मनुष्य के जो जीवन है, संघर्षपूर्ण जीवन है, उसको बहुत प्रभावशाली रूप से दिखाया है और इसमें जो स्थानीय लोग हैं, वो ही अभिनय कर रहे हैं, कोई भी पेशेवर अभिनेता नहीं है इसमें भी। और इस फ़िल्म के अंदर वास्तविक दृश्यों को दर्शाना एक बहुत बड़ी खासियत रही है इस फ़िल्म की और ये फ़िल्म मानव साहस और मेहनत को भी दिखाती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्लेटी की डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। यानी कि जो रॉबर्ट फ्लेटी की जो फ़िल्में रही हैं, वो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में बहुत ज़्यादा विकासपूर्ण रही है, महत्वपूर्ण रही हैं। नानुक ऑफ द नॉर्थ और मैन ऑफ आयरन दोनों फ़िल्मों में वास्तविक जीवन, प्रकृति और मानव संघर्ष को सच्चाई के साथ दिखाया गया है। इन फ़िल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक लोग, वास्तविक स्थान और वास्तविक परिस्थितियाँ दिखाई गई है। इसी कारण रॉबर्ट प्लेटी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण का अग्रदूत माना गया या माना जाता है और उनकी फिल्में आज भी सिनेमा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यही कारण है, इसलिए रॉबर्ट फ्लेटी को क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के अग्रदूत माना जाता है। और इसी वजह से आज भी उनकी जो फिल्में हैं, इसी कारण सिनेमा के इतिहास में उनकी फिल्मों ने एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रत्यक्ष सिनेमा से आप क्या समझते हैं? अगर हम बात करें प्रत्यक्ष सिनेमा की, तो प्रत्यक्ष सिनेमा एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की शैली है जिसमें वास्तविक घटनाओं को बिना किसी स्क्रिप्ट या अभिनेताओं के रूप में प्राकृतिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। इसे डायरेक्ट सिनेमा अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फिल्म देखने वाला ऐसा महसूस करे जैसे वह घटनाओं का ही हिस्सा हो रहा है। इसमें फिल्म निर्माता केवल कैमरा लेकर घटनाओं को कैप्चर करता है और बिना किसी हस्तक्षेप किए। यानी जो हमारी प्रत्यक्ष सिनेमा है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की ही एक शैली है, लेकिन इसमें वास्तविक घटनाओं को दिखाया जाता है बिना किसी स्क्रिप्ट के, ठीक है? और प्राकृतिक रूप से इसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दर्शकों को ऐसा महसूस कराना कि वो भी इस घटनाओं का हिस्सा हो रहे हैं। इसमें फ़िल्म निर्माता केवल कैमरा लेके ही कैप्चर नहीं करता, मतलब जो फ़िल्म निर्माता होते हैं, वो कैमरा लेकर घटनाओं को कैप्चर करता है बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रोक-टोक के। वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ही वो जितनी भी घटनाएँ हो रही होती हैं, उन्हें कैप्चर करता है बिना किसी हस्तक्षेप के। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सिनेमा की विशेषताओं की, कि प्राकृतिक सिनेमा की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, ये भी जान लेते हैं। सॉरी, प्रत्यक्ष सिनेमा की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, ये भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष सिनेमा की विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता जो है, वो है सच्चाई पर जोर। प्रत्यक्ष सिनेमा में वास्तविकता को पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। फिल्म निर्माता घटनाओं के बदलने या किसी प्रकार का नाटक करने से बचता है। यानी जो प्रत्यक्ष सिनेमा होती है, इसमें सिर्फ वास्तविकता को पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है और फिल्म निर्माता क्या करते हैं, जितनी भी घटनाएँ हो रही होती हैं, उनको वास्तविक रूप से ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी प्रकार के नाटक करने से वो बचते हैं। मतलब किसी प्रकार का आपको इन फ़िल्मों में नाटक नहीं दिखेगा, आपको वास्तविकता ही दिखाई जाएगी प्राकृतिक रूप से, ठीक है?
दूसरी विशेषता है कैमरे की स्वतंत्रता। कैमरा हमेशा सक्रिय रहता है, हलचल में रहता है। कैमरा किसी जगह पर स्थिर नहीं बैठता बल्कि घटनाओं के अनुसार घूमता रहता है। तीसरी विशेषता संगीत और नरेशन का कम उपयोग। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस ओवर का उपयोग बहुत कम होता है। उद्देश्य केवल वास्तविक घटनाओं को दिखाना होता है। चौथी जो विशेषता है वो है अभिनय और स्क्रिप्ट नहीं। इसमें कोई अभिनेता या पटकथा नहीं होती। लोग अपने सामान्य जीवन के तरीके से ही व्यवहार करते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो है सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान। प्रत्यक्ष सिनेमा में छोटे छोटे विवरण और भावनाएं भी दिखाई जाती हैं ताकि दर्शक वास्तविकता को महसूस कर सके। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष सिनेमा के उद्देश्य। ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष सिनेमा के उद्देश्य कौन-कौन से होते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष सिनेमा के उद्देश्यों की, तो प्रत्यक्ष सिनेमा का मुख्य उद्देश्य दर्शक को यह अनुभव देना है कि वे घटना के बीच मौजूद है। इससे व्यक्ति केवल घटना को नहीं देखता बल्कि उसे महसूस भी करता है, और यह शैली समाज, राजनीति और संस्कृति और दैनिक जीवन की सच्चाई को सामने लाती है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष सिनेमा और पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री में अंतर क्या होता है। पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री में अक्सर नरेशन, इंटरव्यू और ड्रामेटिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष सिनेमा में ऐसा नहीं होता, जैसे हम पढ़ चुके हैं। ये जो होती है प्रत्यक्ष सिनेमा है वो घटनाएं और प्राकृतिक स्थिति में होती है और कैमरा केवल उन्हें ही रिकॉर्ड करता है। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष सिनेमा और पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री में क्या अंतर होता है। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष सिनेमा का इतिहास। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष सिनेमा के इतिहास की, तो प्रत्यक्ष सिनेमा की जो शुरुआत थी वो 1950 और 1960 के दशक में हुई थी। अमेरिका और कनाडा में हुई थी। ठीक है, 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका और कनाडा में हुई थी। इसके जो मुख्य निर्देशक थे वो थे रॉबर्ट डाइक्सन, फेडरिक वाइजमैन और डेंसिट का समूह। इन निर्देशकों ने हल्के कैमरे और पोर्टेबल रिकॉर्डिंग तकनीक का उपयोग करके वास्तविक जीवन की घटनाओं को कैप्चर किया। यानी प्रत्यक्ष सिनेमा का इतिहास हमारा कहाँ से माना जाता है, अमेरिका और कनाडा से। यहाँ के जो निर्देशक थे उन्होंने की थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, हल्के कैमरों का यूज करा और पोर्टेबल जो रिकॉर्डिंग होती है उस तकनीक का उपयोग करके इन्होंने वास्तविक घटनाओं को कैप्चर करना शुरू करा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो प्रत्यक्ष सिनेमा एक प्रभावशाली शैली है जो सच्चाई और वास्तविकता को सबसे पहले महत्व देती है। यह दर्शक को घटनाओं का हिस्सा बनाकर उन्हें एक नए दृष्टिकोण से समाज और जीवन देखने का अवसर देता है। आज भी प्रत्यक्ष सिनेमा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और डॉक्यूमेंट्री बनाने में किया जाता है। अगर आप इसे आसान भाषा में कहे तो प्रत्यक्ष सिनेमा कैमरे के सामने सब कुछ जैसा है वैसा दिखाना है, बिना किसी नाटक या जोड़ तोड़ के। यह शैली हमें सच्चाई के करीब ले जाती है और हमें वास्तविक दुनिया की झलक दिखाती है। यानी इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि ये जो है एक प्रभावशाली शैली है प्रत्यक्ष सिनेमा, जो सच्चाई और वास्तविकता को महत्व देती है और ये दर्शकों को ऐसा अनुभव कराती है कि वो भी इस घटनाओं का हिस्सा होते जा रहे हैं। और आज भी प्रत्यक्ष सिनेमा का उपयोग किया जाता है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में। ठीक है, और अगर हम इसे सरल भाषा में कहें या आसान भाषा में कहें तो प्रत्यक्ष सिनेमा क्या होती है? प्रत्यक्ष सिनेमा कैमरे के सामने सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखाना हमारा प्रत्यक्ष सिनेमा कहलाता है, बिना किसी नाटक या बिना किसी जोड़ तोड़ के। और ये जो शैली होती है हमें सच्चाई के बहुत करीब ले जाती है और हमें वास्तविक दुनिया की भी झलक दिखाती है। तो ये था इसका निष्कर्ष। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नृ जाति क्या है? नृ जाति में दृश्य के स्थान पर चर्चा कीजिए। अब हम बात करते हैं नृ जाति क्या होती है। मानव समाज में नृ जाति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह शब्द आमतौर पर उन लोगों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें शारीरिक गुणों, रंग, आकार और अन्य जैविक विशेषताओं के आधार पर अंतर देखा जाता है। नृ जाति केवल शरीर की बनावट, रंग या चेहरे की बनावट तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें समाज और संस्कृति की भूमिका भी जुड़ी हुई होती है। अगर हम बात करें नृ जाति क्या होती है? नृ जाति जो है मानव समाज में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका आमतौर पर, इस शब्द का आमतौर पर उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, उन विशेष समूहों के लिए किया जाता है जो शारीरिक गुणों के आधार पर, रंग के आधार पर और अन्य जैविक विशेषताओं के आधार पर जिनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, नृ जाति जो होती है हमारी वो केवल शरीर की बनावट,
चेहरे या रंग की बनावट तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके अंदर हम समाज और संस्कृति की भूमिका भी इसमें जुड़ी हुई मिलती है हमें। मानव जातियां अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुई। हर निरीह जाति की अपनी एक अनूठी विशेषता होती है। उदाहरण के लिए कुछ जातियों के लोग लंबे और पतले होते हैं, जबकि कुछ छोटी कदकाठी के होते हैं। बालों का रंग, त्वचा का रंग, आंखों का आकार आदि सभी नृ जाति के विशेष गुण होते हैं। यानी जो नृ जाति के जो लोग होते हैं, जैसे जैसे हमारा भौगोलिक क्षेत्र विकसित होता गया, वैसी वैसी मानव जातियां भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होती गई। और हर नृ जाति की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए कुछ जातियों के लोग कैसे हमें देखने को मिलते हैं, लंबे और पतले। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटी कदकाठी के होते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके बालों का रंग अलग होता है, त्वचा का रंग अलग होता है, आंखों का आकार अलग होता है। तो ये सब क्या है, हमारे नृ जाति की विशेषताओं के गुण है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि नृ जाति में दृश्य का स्थान क्या है। अगर हम बात करें नृ जाति में दृश्य का स्थान क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। नृ जाति को समझने में दृश्य का बहुत महत्व है। दृश्य से हमारा तात्पर्य उन चीजों से है जो आंखों से देखी जा सकती हैं, जैसे त्वचा का रंग, आंखों की बनावट, चेहरे की बनावट, कदकाठी, बालों का रंग और उनकी बनावट। यह विशेषता लोगों को एक नृ जाति से दूसरी नृ जाति से अलग पहचानने में मदद करती है। यानी नृ जाति को हम किस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है। जिनसे इसमें दृश्य का जो महत्व है वो है कि हम किस तरीके से हम देख सकते हैं, किन किन चीजों को हम देख सकते हैं नृ जाति में। नृ जाति में हम देख सकते हैं त्वचा का रंग, आंखों की बनावट, चेहरे की बनावट, कद काठी, बालों का रंग, उनकी बनावट। ये सारी क्या है, ये लोगों की विशेषताएं हैं। ठीक है। एक विशेष समूह के लोगों की विशेषता है जो एक नृ जाति दूसरी नृ जाति को पहचानने में मदद करती है। दृश्य तत्व न केवल पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये सामाजिक व्यवहार, संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ समाजों में त्वचा के रंग के आधार पर लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार चेहरे की बनावट और शारीरिक बनावट भी किसी समूह की विशिष्ट पहचान बनाती है। यानी जो हमारा दृश्य तत्व है वो केवल हमारे लिए पहचान बनाने में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, बल्कि ये सामाजिक व्यवहार, संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित करता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कुछ समाज में हमने देखा है कि त्वचा के रंग के आधार पर लोगों को अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम देखें चेहरे की बनावट, शारीरिक बनावट, तो इसके आधार पर भी लोगों के समूहों की एक अलग उन्हें पहचान दी जाती है। इतिहास में देखा गया है जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनके शरीर के दृश्य लक्षण वातावरण के अनुसार बदलते गए। ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों की त्वचा हल्की हो गई और गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोगों की त्वचा गहरी हुई। इसी तरह बालों और शरीर की बनावट भी वातावरण के अनुसार ढलती रही। यानी अगर हम इतिहास की बात करें तो जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनका जो शरीर है वो भी क्या था, उनके जो वातावरण के जो लक्षण है, जैसे वातावरण के लक्षण बदलते जाते थे उस हिसाब से उनका जो शरीर है वो भी बदलता जाता था। कैसे कि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते थे उनकी त्वचा एकदम हल्की हो जाती थी। ठीक है। और जो गर्म क्षेत्र में रहते थे लोग, उनकी त्वचा एकदम गहरे रंग की हो जाती थी। इसी तरीके से हमें उनके बालों और उनके शरीर की बनावट में भी हमें देखने को मिलती थी। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। दृश्य के आधार पर नृ जाति को पहचानना आसान है, लेकिन ये भी जरूरी है कि केवल दृश्य गुण ही पूरी नृ जाति की पहचान नहीं कर सकता। संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली भी किसी नृ जाति की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसलिए नृ जाति का अध्ययन केवल देखने वाले गुणों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यानी हम नृ जाति की पहचान करना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए केवल हम दृश्य के गुण के आधार पर ही नृ जाति को पहचान नहीं सकते, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी परंपरा और उनकी जीवन शैली के आधार पर भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। और इसलिए नृ जाति का अध्ययन केवल देखने वाले गुण तक सीमित नहीं होता, बल्कि और भी कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि नृ जाति वह समूह है जिसमें लोग समान जैविक और शारीरिक गुण साझा करते हैं। दृश्य तत्व नृ जाति को पहचानने और समझने में सहायक होते हैं। ये न केवल भौतिक पहचान देते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के अंतर को भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। नृ जाति और दृश्य के अध्ययन से हमें मानव समाज की विविधता और विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। यानी जो नृ जाति है उससे हम क्या कर रहे हैं, लोगों के समूहों को पहचान रहे हैं। ये ना केवल दृश्य तत्व तक सीमित रहता है, बल्कि इसको पहचानने में इसके लिए एक सिर्फ भौतिक पहचान ही काफी नहीं होती, बल्कि सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी अंतर देखे जाते हैं, तभी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और नृ जाति दृश्य के अध्ययन पे अगर हम बात करें तो मानव जीवन, समाज की विविधता और भिन्नता को समझने में इससे हमें मदद मिलती है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक निरीह जातीय फिल्म के विभिन्न घटकों की उपयुक्त विवरणों के साथ चर्चा कीजिए। अभी हमने जाना निरीह जाति क्या होता है और अब हमें बताना है कि एक निरीह जातीय फिल्म के विभिन्न घटकों की उपयुक्त विवरणों के साथ चर्चा कीजिए। निरीह जातीय फिल्में कौन सी होती हैं? निरीह जातीय फिल्में वह फिल्म है, ठीक है, जो किसी विशेष जातीय समुदाय और उसकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाती है। यानी निरीह जातीय फिल्म कौन सी है? जिसमें किसी भी एक विशेष जातीय समुदाय की संस्कृति, परंपरा और उनकी जीवन शैली को दर्शाती है, वही हमारी निरीह जाति फिल्म कहलाती है। ऐसी फिल्मों में मुख्य रूप से उस समुदाय के अनुभव, संघर्ष और खुशियों को दिखाया जाता है। एक निरीह जाति फिल्म के कई घटक हो सकते हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। ठीक है, तो निर् जातीय जो फिल्म है हमारी, उसमें किसी एक जातीय समुदाय की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को दर्शाया जाता है और ऐसी फिल्मों के अंदर उस समुदाय के अनुभव, संघर्ष और उसकी खुशियों को भी दिखाया जाता है। और इस फिल्म के बहुत सारे घटक हो सकते हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे घटक है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो घटक है हमारा वो है कहानी। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी जो है एक महत्वपूर्ण घटक है निरीह जातीय फिल्मों में। ठीक है, निरीह जातीय फिल्म की कहानी हमेशा उस समुदाय के जीवन से जुड़ी होती है। इसमें उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक समस्याएं दिखाई जाती है। कहानी में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे बाहरी दुनिया या आधुनिकता उस समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक फिल्म में यह दिखाया जा सकता है कि एक गांव के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए क्या संघर्ष करते हैं। यानी जो कहानी जो है ये निरीह जातीय फिल्म में एक महत्वपूर्ण घटक होती है। इसमें उस समुदाय के लोगों को दिखाया जाता है, उस समुदाय से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उस समुदाय की जो कहानी होती है उसमें उसके रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक समस्याएं, ये सब कुछ दिखाया जाता है कहानी के माध्यम से। ठीक है, और कैसे बाहरी दुनिया उनकी संस्कृति को प्रभावित कर रही है, आधुनिकता किस प्रकार से उनकी संस्कृति को प्रभावित कर रही है। अगर हम इसको सरल उदाहरण से समझे तो इसका उदाहरण है कि एक गांव में लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, ये इसका उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट घटक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट घटक है वो है चरित्र। अगर हम चरित्र की बात करें तो निरीह जाति फिल्मों के चरित्र अक्सर वास्तविक और जमीन से जुड़े होते हैं। मुख्य पात्र उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके कपड़े, बोलचाल और व्यवहार पूरी तरीके से वास्तविकता पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि फिल्म किसी आदिवासी समुदाय पर आधारित है तो उनके पारंपरिक कपड़े और भाषा चरित्रों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। यानी जो चरित्र है वो क्या है, वास्तविकता और जमीन से जुड़े होते हैं। इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं फिल्मों का, ठीक है, फिल्म का। और इनके जो कपड़े होते हैं, बोलचाल होती है, व्यवहार होते हैं, वो पूरी तरीके से हमारी वास्तविकता पे आधारित होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो किसी फिल्म में, ठीक है, आदिवासी समुदाय पर आधारित है कोई फिल्म, तो उसमें उसके पारंपरिक कपड़े और उसकी भाषा चरित्र के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। तीसरा जो घटक है वो है भाषा और संवाद। भाषा निरीह जातीय फिल्मों का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें उस समुदाय की स्थानीय भाषा या बोलियों का उपयोग किया जाता है। ये दर्शकों को उस संस्कृति के करीब लाता है और कहानी को वास्तविक बनाता है। संवाद साधारण और सरल होते हैं ताकि दर्शक आसानी से समझ सके और पात्रों के भावनाओं से जुड़ सके। यानी कि इसके अंदर जो होता है हमारी भाषा और जो संवाद होते हैं निरीह जातीय फिल्मों में, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, और इसके अंदर जिस भी समुदाय के ऊपर ये फिल्म है उसमें उस समुदाय की स्थानीय भाषा और उसकी बोलियों का उपयोग किया जाता है, जिससे दर्शकों को उस समुदाय की संस्कृति के करीब लाया जाता है और कहानी को वास्तविकता भी दर्शाई जाती है, मतलब वास्तविकता भी मिलती है। संवाद साधारण होते हैं, सरल होते हैं ताकि दर्शक आसानी से समझ सके और पात्रों की भावनाओं से जुड़ सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट घटक की तरफ जो है हमारा संगीत और नृत्य। अगर हम संगीत और नृत्य की बात करें तो संगीत और नृत्य किसी भी निरीह जातीय फिल्म का आकर्षण बढ़ाते हैं। इसमें उस समुदाय के पारंपरिक गीत, लोक नृत्य दिखाए जाते हैं। ये केवल ना मनोरंजन करता है बल्कि संस्कृति को जीवित रखने का भी काम करता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण भारत पर बनी फिल्मों में वहां के लोकगीत और नृत्य प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्थान और दृश्य। स्थान और जो दृश्य है ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है निरीह जातीय फिल्मों में, जानते हैं इसको भी। अगर हम फिल्म का स्थान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निरीह जातीय फिल्म में या किसी भी फिल्म में स्थान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निरीह जातीय फिल्म में गांव, जंगल, नदी,
या पर्वतीय क्षेत्र जैसे प्राकृतिक स्थान दिखाए जाते हैं। सेट डिजाइन और दृश्यों में वास्तविक वास्तुकला, घर और सजावट को शामिल किया जाता है। ये दर्शकों को उस स्थान की वास्तविकता का अनुभव कराता है। हमारा जो नेक्स्ट घटक है वो है संस्कृति और परंपराएं। निर्जातीय फिल्मों की जान उसकी संस्कृति और परंपराओं में होती है। इसमें त्योहार, शादी, भोजन, रीति रिवाज और सामाजिक आचार व्यवहार दिखाए जाते हैं। ये दर्शकों को उस समुदाय के जीवन और सोच से परिचित कराता है। नेक्स्ट जो घटक है वो है संदेश और सामाजिक दृष्टि। अक्सर निर्जातीय फिल्मों में समाज को कोई संदेश दिया जाता है। यह संदेश सामाजिक असमानता, भेदभाव, जातीय संघर्ष या संस्कृति संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित होता है। फिल्म का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि दर्शकों को सोचने और समझने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी जितनी भी हमारी निर्जातीय फिल्म होती हैं या कोई भी जो फिल्म होती है, अगर हम बात करें निर्जातीय फिल्मों की, तो ये क्या करती हैं, समाज में अपना एक संदेश देती हैं, जो कि सामाजिक असमानता पे भी आधारित हो सकता है, भेदभाव पे भी आधारित हो सकता है, जातीय संघर्ष पे आधारित हो सकता है, ठीक है? और संस्कृति संरक्षण जैसे मुद्दों पे ये भी केंद्रित हो सकता है। तो ये सारी जो फ़िल्में होती हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि दर्शकों की सोचने-समझने की जो क्षमता होती है, उसको भी प्रेरित करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? निर्जातीय फ़िल्म केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि यह किसी निर्जातीय समुदाय की पहचान, संस्कृति और जीवन का चित्रण करती है। इसके घटक कहानी, चरित्र, भाषा, संगीत, दृश्य और संस्कृति सभी मिलकर इसे एक जीवंत और वास्तविक बनाते हैं। ऐसी फिल्में हमें विभिन्न समुदाय को समझने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की कदर करने का भी अवसर देती है।